सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नन्हे इब्राहिम की मौत के वाक़े के बाद भी ताहाल कराची में ऐसे दर्जनों मेन होल्स मौजूद हैं जहां पर ताहाल उन कवर नहीं लगाया गया है। इसी अहम तरीन मामले पर इस वक्त हमारे साथ बल्दिया उज़्मा कराची के ऑपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट हमारे हमरा मौजूद हैं। सर, अब तक काफ़ी रोज़ गुजर गए हैं इस शर्मनाक वाक़े को, उसके बावजूद भी कराची के दर्जनों ऐसे मेन होल्स मौजूद हैं कराची में जिनको कवर नहीं किया गया है। किसकी जिम्मेदारी है इन मेन होल्स को कवर करना? शहरी हुकूमत, आप भी उसी का हिस्सा हैं, आप और शहरी हुकूमत क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट इसी का नाम है कि उसके इदारे काम करें, ठीक है ना। और ये पहला बच्चा नहीं है, इससे पहले 23 बच्चे और बड़े गटर में गिरकर या नालों में गिरकर जो हैं जहाँ बहाक हो चुके हैं। गवर्नमेंट हमें कहीं काम करती नज़र नहीं आती, KMC काम करती नज़र नहीं आती, इनके मातहत जितने इदारे हैं वो काम करते नज़र नहीं आते। अरबों और खरबों के फ़ंड हैं, शानदार दफातर में बैठे हुए हैं, कर्ज़े ले रहे हैं। वाटर बोर्ड ने $1.6 बिलियन का कर्ज़ा लिया है और रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। पता नहीं क्या क्या तमाशे और क्या क्या नाम मतलब दिए जा रहे हैं सारे इदारों के कामों को, लेकिन काम होता नज़र नहीं आ रहा। इससे अंदाज़ा ये होता है कि शहर एक लावारिस हालत के अंदर है। ये जो देखें बच्चा गिरा है, उसके बाद भी 3 दिन तक वो गटर खुला पड़ा रहा, ठीक है। कल मैं वहाँ पर गया था मौके पर, तो देखा मैंने उन्होंने एक स्लैब रख दी है, लेकिन बाकी नाला अभी भी टूटा हुआ है। यूनिवर्सिटी रोड का जो इस वक्त हाल है वो दुनिया के किसी बदतरीन मुल्क के अंदर भी नहीं होगा। इसी तरह सफाई का, सुथराई का, सड़कों का, जिस चीज़ का भी आप हाल देखें उससे आपको अंदाज़ा होगा कि शहर लावारिस सूरत हाल के अंदर है। तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और ख़ास तौर से ये जो बच्चे गिर रहे हैं, बड़े गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल समेत गिर रहे हैं, गाड़ी समेत लोग नालों के अंदर जा रहे हैं, तो ये सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि सारे लोग अब सर जोड़कर बैठे हैं। इसको देखें कि मौजूदा जो भी निज़ाम है वो तो नाकाम हो चुका है, मेयर भी नाकाम हो चुके हैं, वज़ीर आला हैं, उनके सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ भी नज़र नहीं आता। अच्छा सैफुद्दीन साहब, ये बताइएगा कि आप एक जानिब क्लेम कर रहे हैं कि शहर लवारिस है, उसी हुकूमत का हिस्सा आप भी हैं, लेकिन आप अपोजिशन में हैं। जमात इस्लामी के पास मैंडेट है इस वक्त, कराची का मेजॉरिटी जो टाउन्स हैं वो इस वक्त जमात इस्लामी के पास हैं। गुलशन इकबाल की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल हमारे पास कुछ फुटेजेस और तस्वीर मिली हैं जिन पर खुले मेन होल्स हैं और जमात इस्लामी के ही टाउन चेयरमैन की वहाँ पर पिक्चर्स लगाई गई हैं कि आप कुछ होश करें, कुछ काम करें। इस पर आप क्या कहेंगे? आप लोग क्या कर रहे हैं अपनी हैसियत में रहते हुए? जी बिल्कुल, देखें जमात इस्लामी का जो मैंडेट है उस पर तो अमल दरामद नहीं हुआ ना। मैंडेट तो हमारा जो था वो मेयरशिप का था, मेयरशिप हमसे छीन ली गई। कराची में सबसे ज़्यादा वोट जमात इस्लामी के थे, 5 लाख वोट जमात इस्लामी को मिले थे और पीपल्स पार्टी को 1 लाख वोट। तो ठीक है, वो तो नहीं है, उन्होंने दिया, कब्ज़ा कर लिया उसके ऊपर। टाउन 9 हमारे पास आए हैं, इन 9 टाउन्स के अंदर जमात इस्लामी भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए एक बात मैं कहता हूँ कि जो इदारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। अगर गटर पे ढकना नहीं है, अगर पूरी कराची में कहीं सीवरेज बह रहा है, पूरी कराची में कहीं पानी नहीं आ रहा, पूरी कराची में कहीं गंदा पानी आ रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वाटर बोर्ड की है और मेयर कराची की है बहैसियत चेयरमैन वाटर बोर्ड के। किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ना यूसी की जिम्मेदारी है ना टाउन की। अब दूसरी बात रही टाउन और यूसीज़ की। टाउन और यूसीज़ अपनी कैपेसिटी में रहते हुए बहुत काम कर रहे हैं, गटरों पे भी ढकने लगा रहे हैं, सीवरेज लाइनें भी ठीक कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इस पूरे वाक़े के बाद, चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा बैक फुट पे गई है और बहुत बदनाम हुई है इसके नतीजे में, तो उन्होंने अभी उनके कारकुनान ने उन्होंने एक मुहिम चलाने की कोशिश की है कि जमात इस्लामी की जो टाउन्स हैं उसके अंदर ये बात सामने लाएँ कि ये गटर खुला हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ जितने भी हैं अच्छा है वो लेकर आएँ सामने। हम तो ये काम करेंगे, लेकिन काम हमारे करने का नहीं है। हम ये काम ज़रूर करेंगे कि इखलाकी ज़िम्मेदारी के तौर पर, एमरजेंसी वर्क के तौर पर, लेकिन जिस जगह भी, जिस यूसी में जमात इस्लामी की हो, PTI की हो, पीपल्स पार्टी की हो, किसी की यूसी हो, वहाँ पर जो भी गटर खुला है उसकी ज़िम्मेदारी मुर्तज़ा वहाब की है और उसकी ज़िम्मेदारी वाटर बोर्ड की है। अभी भी ऐसे बहुत सारे मेन होल्स हैं या गटर ओपन हैं, तो अब तक होश के नाखून क्यों नहीं लिए गए? देखिए होश के नाखून तो उन्होंने पहले दिन से नहीं लिए और लेने भी नहीं है उन्होंने। ये मैं आपसे कहता हूँ कि ये इनको अब मुर्तज़ा वहाब साहब ने 2 साल जो है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम किया, तीसरा साल उनको चल रहा है मेयरशिप का।
4.5 साल हो गए तकरीबन ना, 4.5 साल में उन्होंने होश के नाखून नहीं लिए। पीपल्स पार्टी ने 17 साल में होश के नाखून नहीं लिए। होश के नाखून बहुत लिए हैं उन्होंने, जिन कामों को उनको करना होता है उनमें बड़े उनके होश के नाखून हैं। करोड़ों और अरबों रुपये जो है इधर से उधर हो रहा है, उसमें उनके होश के नाखून हैं। लेकिन गटर के ढकने नज़र नहीं आ रहे, सड़कें टूटी हुई नज़र नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा वो नज़र नहीं आ रहा, और दुनिया ज़माने के अजाब और मुसीबतें हैं कराची में वो उनको नज़र नहीं आ रही, उसमें उनके होश के नाखून नहीं है। उसके अंदर वो बेहोश हैं, लेकिन बाहोश हैं। उसके अंदर जो अरबों खरबों रुपए का फंड आ रहा है वो ब्लैक होल के अंदर जा रहा है, फटी हुई जेबों में जा रहा है और बर्बाद हो रहा है। उसमें उनका होश और खिरदमंदी बड़ी नज़र आती है। यकीनन होश के नाखून जो है ताहाल शहरी हुकूमत लेती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इस वाक़े को रुनुमा हुए चंद रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कराची के मुत्तहिद इलाकों में दर्जनों मेन होल्स ऐसे हैं जिनको कवर नहीं किया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची के ऑपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट का मौक़िफ़ आप में जाना। इस वक्त हम लाइन्स एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पे हम इलाका मकीनों से भी बात करेंगे। उससे कबल कैमरामैन दानिश शकील अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो ये लाइन्स एरिया की मरकज़ी शारा है और ये मरकज़ी शारा जा बजा बड़े बड़े मेन होल्स यहाँ पर मौजूद हैं और एक मेन होल जो कि ओपन है एंड मार्केट में, उस पर एक बड़ा सा पाइप डालकर उसको बंद किया गया है, जबकि पूरी शारा जो है वो सीवरेज के पानी से बुरी तरीके से भरी हुई है। नन्ना इब्राहिम अपनी जान से चला गया, लेकिन ना ही टाउन चेयरमैन को अकल आ रही है, ना ही शहरी हुकूमत को अकल आ रही है, ना ही डिप्टी मेयर और मेयर कराची हरकत में आते हुए नज़र आ रहे हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि जो शहरी हुकूमत है वो तो अपना फ़र्ज़ अदा करने नहीं कर पा रही है। बतौर शहरी कराची के आपका कोई फ़र्ज़ नहीं है कि अपने घर को, अपने मोहल्ले को खुद ही इलाकाई कमेटी बनाकर सफाई की जाए या जो सेवरेज के मेन होल्स हैं उनको कवर किया जाए ताकि छोटे छोटे बच्चे या बड़े जान जाने से जो है उनकी बच सके? अस्सलाम वालेकुम। बारह अर्ज़ ये है कि ये मोहल्ले में हम खुद अपने तौर पे भी, ये आप अगर उधर देखेंगे तो ये पूरा नाला ओपन है। 5 तारीख से 5 मुहर्रम से ये टाउन चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने तोड़ के इसकी सफाई कराई, बारिश हुई थी, उसके बाद इन्होंने उसको ऊपर से कवर्ड अप नहीं किया। ये एक मेन होल नहीं है, ये वहाँ तक खुला हुआ है। तो हम तो चिल्ला के थक गए। अभी सुबह मैंने उनको वॉइस मैसेज किया है, तस्वीरें व्हाट्सअप की हैं, और आप इस तरफ कैमरा लेंगे तो आपको पानी नज़र आएगा। उनके कान पे जूई नहीं रेंग रही। टाउन चेयरमैन साहब जमात के हैं, टीवी पे देखो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी मैं आपको वीडियो देता हूँ जो मैंने उनको भेजी हैं। हम इतनी मतलब तकलीफ़ से गुजरे हैं, घर से उतरे हैं तो पानी यहाँ है, खड्डे, आने जाने वाले को इतनी प्रॉब्लम है, वो लोग खोद के डाल दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिवाय सुनते हैं हाँ जी अभी करते हैं। ये आप इसकी वीडियो बनाए। ये पानी परसों यहाँ से कचरा लिफ्ट करने वालों ने उठाया। 22 अफराद बच्चों समेत जो है वो गिर के जहाँ भाग हो चुके हैं मेन होल्स में। हुकूमत की तो नाअहली है, लेकिन शहरी खुद से क्यों नहीं ढांप रहे हैं? शहरी खुद से कितना कुछ करेंगे। इसको सफाई कराने के लिए 8-10 हज़ार रुपये लग जाते हैं। वो मैं अपनी जेब से या ये फ्रूट वाले या मार्केट वाले या हम सब जमा करके देते हैं। उनके कान पे ना यूसी के चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, कोई आदमी यहाँ खड़ा नहीं हो रहा कि हम इसको फिल फॉर इसको साफ़ कराएं, इसके ऊपर स्लिपें रख दें। कोई ताउन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे गिर रहे हैं मुसलसल, 22 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। हुकूमत तो हरकत में आ ही नहीं रही है, लेकिन जो टाउन चेयरमैन है उनकी जानिब से भी नाअहली का मुजाहरा किया जा रहा है। शहरी खुद से क्यों नहीं कुछ करते? शहरी उनसे हो रहा है, जैसे कि भाई ने बताया कि यहाँ के अगर ये पटारे वाले खड़े में इनसे भी बत्ता लिया जा रहा है, दुकानदारों से भी बत्ता लिया जा रहा है, हुकूमत भी पैसा दे रही है, फिर भी उसके बावजूद ये नतीजा है हमारे। इन मेन होल्स में कब तक लोग गिरते रहेंगे? अब जब तक हुकूमत या आवाम खड़ी हो जाए तो एक दिन नहीं लगेगा। मैं बोलता हूँ एक दिन में पैक हो जाएगा सारा। यकीनन आवाम जो है उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हज़ारों रुपए के टैक्स देने के बाद भी अगर आवाम को ही अपनी मदद आपके तहत ही इलाके में तरक्याती काम या मेन होल्स को कवर करना पड़ेगा तो टैक्सेस क्यों दिए जा रहे हैं? टाउन चेयरमैन समेत शहरी हुकूमत हरकत में क्यों नहीं आ रही है? कब तक इनकी माएँ जो हैं अपने बच्चों को खोती रहेंगी? इन अंधे मौत के कुओं में उनके बच्चे जो हैं वो गिरकर जान अपनी देते रहेंगे। रवां साल 2025 में 22 अफराद अब तक जो है वो जान की बाजी इन मेन होल्स में गिरकर जो है वो हार
गुजार चुके हैं। हमने मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची से जो है ओपिनियन लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से जवाब नहीं दिया गया है। उनकी कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिस पर जो है इस वक्त पूरा कराची जो है वो उनसे सवाल करता हुआ नज़र आ रहा है कि आखिर कब तक ये रोशनियों का शहर जो है वो तारीकी का शहर जो है वो बना रहेगा, कब तक यहाँ के लोग डंपर्स, ट्रक्स और वाटर टैंकर्स के नीचे आकर जो है अपनी जान देते रहेंगे, और कब तक छोटे छोटे बच्चे इन मेन होल्स में गिरकर अपनी कीमती जानें जो हैं वो देते रहेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर ये तमाम लोग हरकत में कब आएंगे, कब होश के नाखून लिए जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाबात ताहाल हमें अब तक नहीं मिल सके हैं। कैमरामैन नज़ाकत अली और दानिश शकील के साथ मरियम हसन, बोल जमहूर, कराची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से खुर्रम मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे जिन मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है लाहौर समेत पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट से। जो मुसाफिर बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। इस तरह की ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा हुआ है, और हर शहरी को ये लगता है कि वो अगर बैरून मुल्क सफ़र करेगा तो उसको ऑफलोड कर दिया जाएगा। क्या वाकई ऑफलोड किया जा रहा है, और ऑफलोड करने की बुनियादी वजह क्या है? इस हवाले से बात करेंगे डायरेक्टर FIA लाहौर से भी, और तमाम जो आम शहरी के सवालात हैं उनसे उनके जवाबात जो हैं वो डायरेक्टर साहब से लेने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर FIA की जानिब से इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन ऑफिस जो है वो कायम किया गया है। यहाँ पर हर शहरी जो है वो अपनी वेरिफिकेशन करवा सकता है। जिस शहरी को ये खदशा है कि उसको प्लेन से जो है वो या एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया जाएगा, अगर वो विज़िट वीज़े पे जा रहा है या वर्क वीज़े पे जा रहा है, वो यहाँ पर आकर अपने क्वाइफ जो दस्तावेज़ात हैं वो यहाँ पर चेक करवा सकता है, और यहाँ से श्योरिटी लेने के बाद टिकट जो है अपनी करवाए और उसके बाद ट्रैवल कर जाए। क्योंकि बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी कि लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, और जो शहरी टिकट करवाते हैं वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी टिकट जो है वो रिफंडेबल भी नहीं होती, जिसकी वजह से यकीनन शहरियों का लाखों का करोड़ों का नुकसान जो है वो हो रहा है। अंदर किस तरह काम किया जा रहा है, हमारे साथ रहिएगा, देखते हैं किस तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन इखलाक साहब को कहूँगा कि दिखाए। यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है FIA के एहलकारों की जानिब से, अफसरानों की जानिब से। जो शहरी बाहर जाना चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लेकर आते हैं, उसकी वेरिफिकेशन यहाँ पर की जाती है, और उसके बाद उसको बताया जाता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं ट्रैवल कर सकते हैं। सीप, मुझे बताइएगा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बहरीन जा रहा हूँ। बहरीन जा रहे हैं, पहली दफ़ा सफ़र करने लगे? जी, फर्स्ट टाइम है। पहली दफ़ा सफ़र करने वालों को तो ऑफलोड कर दिया जाता है, इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस तरह की खबरें सुन के मैं भी इधर इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ, बट इन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और इन्होंने मुझे सारा गाइड किया। मेरा कोई हर एक चीज़ मेरी क्लियर है, और इन्होंने मुझे बताया कि मैं जा सकता हूँ। आप विजिट वीज़े पे जा रहे हैं कि वर्क वीज़े पे जा रहे हैं? वीज़ा पे जा रहा हूँ। वर्क वीज़े पे जा रहे हैं। कितने साल का वर्क वीज़ा है? 1 साल का। 1 साल का वर्क वीज़ा है। वहाँ पर आपका कोई रिलेटिव पहले मौजूद है? जी, मेरे पापा उधर 6 से 8 साल से हैं। किस वर्क के लिए जा रहे हैं आप? AC टेक्नीशियन। AC टेक्नीशियन की। तो आपको लगता नहीं है कि आप जब टिकट करवा लेंगे, टिकट करवा ली? टिकट मेरी होगी हुई है। अगर ऑफलोड कर दिया गया टिकट ज़ाया हो जाएगी? नहीं, मैंने इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है और मेरा सब कुछ क्लियर है। आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए हैं यहाँ से, और अपनी टिकट जो है उसको मैच्योर कर लिया है। कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं कि FIA की जानिब से इस तरह का इंफॉर्मेशन डेस्क जो है वो कायम कर दिया गया? क्योंकि पहले मुतअद्दिद कंप्लेंट सुनने को मिल रही थी कि एयरपोर्ट शहरी पहुंचता है और उसको ऑफलोड कर दिया जाता है। तो इस खबर आपको किस तरह का लगा है? क्या लगा है कि FIA ने जो यहाँ पर सेंटर कायम किया है इजीली एक्सेस है? जी, इजीली एक्सेस है। आराम सुकून से हम आए हैं, किसी ने कोई मसला नहीं किया। इधर आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया, हर एक चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए और इन्होंने कहा कि कन्फर्म है, आप जा सकते हैं। मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है? अली हमजा। किस सिटी से ताल्लुक? गुजरांवाला। अच्छा, गुजरांवाला से लाहौर सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए आए? जी, ऐसा ही है। तो गुजरांवाला में भी तो दफ्तर मौजूद है? नहीं, मैंने यहाँ कहीं सुना था। आपको यही गाइड किया गया? आपने हेल्पलाइन पे कॉल की थी? नहीं, मैंने कॉल नहीं की थी। तो आपने फिर किस तरह सुना? मीडिया के जरिए सुना और आप लाहौर ऑफिस आज पहुंच गए हैं। गुजरांवाला के जो रिहायशी हैं उनको ऑफलोड किया जा रहा है? ऐसा सुनने में आया।
सुनने में कोई जानने वाला ऑफलोड हुआ है? जी, मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मेरी कंट्री गया था, तो उसके साथ भी ऐसे हुआ है। वो आपकी कंट्री स्टूडेंट वीज़े पे जा रहा था, उसको ऑफलोड कर दिया गया। स्टूडेंट को तो ऑफलोड मेरे ख्याल से नहीं किया गया, जो विजिटर्स हैं उस हवाले से हमने सुना है कि उनको ऑफलोड किया गया। नहीं, स्टूडेंट को भी है, पता नहीं अब किस रीज़न पे उसको किया गया, लेकिन उसको किया गया था, तो उसी के पेश नज़र मैं यहाँ पर चेकअप करवाने आया हूँ डॉक्यूमेंट। जो हेल्पलाइन कायम की गई है एफआई की जानिब से, इधर किस तरह शहरियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है? क्योंकि मुल्क भर से यहाँ पर कॉल्स जो है वो मसूल हो रही हैं, डाटा एंट्री की जा रही है। डाटा एंट्री करने के बाद जो शहरी हैं उनको फैसिलिटेट किस तरीके से किया जा रहा है? क्या फ़ोन तक फैसिलिटेशन मिल रही है? क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह का मैकेनिज़्म किस तरह बनाया जा रहा है? इनाम साहब, मुझे बताइएगा कितनी कॉल्स अभी तक आपको मसूल हो चुकी हैं और कितने लोगों को आप लोग फैसिलिटेट कर चुके हैं? अब तक जितनी कॉल्स हमने रिसीव कर रही हैं, तकरीबन ये मंडे ट्यूसडे से ये काम स्टार्ट हुआ और तकरीबन 500 प्लस यहाँ पे कॉल्स रिसीव हो चुकी हैं और उनका डाटा डेली बेसिस पे यहाँ पे लिखा जाता है कि उनका नाम, किस सिटी से वो कॉल कर रहे हैं और उनको किस कंट्री के लिए डॉक्यूमेंटेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा सऊदी अरब, उसके बाद दुबई और मलेशिया, इस तरह के डिफरेंट कंट्रीज़ के यानी कि लोग इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कॉल करते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है कि हम उसके लिए ट्रैवल कर सकते नहीं कर सकते। अगर किसी के पास कोई वर्क वीज़ा है तो उसके लिए उनके पास जो उनका वीज़ा है वो उसका प्रोटेक्टर होना ज़रूरी है और उसके अलावा जिस कंपनी में जा रहा है उसका वीज़ा एग्रीमेंट उनके पास होना चाहिए जिसमें ये मेंशन होता है कि उनकी कितनी पे होगी और उनका वीज़ा कितनी देर के लिए होगा। ठीक है, तो ये भी बताइएगा इनाम साहब, आप यहाँ पर एक रिकॉर्ड मेंटेन तो कर रहे हैं, क्या ये लाहौर एयरपोर्ट डाटा भिजवाया जाएगा? ये डाटा हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएगा, क्योंकि जब कोई बंदा यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा के या कॉल पे इन्फॉर्मेशन ले के अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करता है तो जब वो एयरपोर्ट पे जाता है तो वो उनको बताएगा कि हमने अपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड करवा लिए हैं। हमारे साथ इमिग्रेशन ऑफिसर आतिफ साहब मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं। ऑफ रोड वही होता है जिसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो। जैसे ये अगर ड्राइविंग का इनका वीज़ा है तो इनके पास ड्राइविंग होना चाहिए, इनके पास लाइसेंस होना चाहिए। और अगर ये लोडिंग अनलोडिंग जा रहा है तो उसके ड्राइविंग का से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए वर्क वीज़ा उस पर प्रोटेक्टर रिक्वायर्ड होता है। प्रोटेक्ट के बगैर हम नहीं भेजते। OEP से ये अगर उन्होंने प्रोटेक्ट करवाया हुआ है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हम किसी को ऑफलोड नहीं करते। ये सब एक अफवाहें हैं और इस चीज़ में कोई सदाकत नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट पहुंचा है जिसको 2 दफ़ा जो है वो एयरपोर्ट गया है, लेकिन एक दफ़ा ऑफलोड किया और एक दफ़ा सफ़र नहीं करने दिया गया। मुझे बताइएगा क्या नाम है आपका? सुभान। सुभान, किस इलाके से ताल्लुक़? गुजरांवाला। गुजरांवाला से ताल्लुक़ है। कहाँ जाना चाह रहे थे? मलेशिया। मलेशिया ट्रैवल करना चाह रहे थे, लेकिन ट्रैवल क्यों नहीं करने दिया गया? वो ना मेरे पास है यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, उसके बाद मेरी जो से सेमेस्टर वाइज मेरी सारी फ़ीस है उसकी स्लिप है, उसके अलावा जो सा इमिग्रेशन है मुझे अप्रूवल लेटर दिया गया, हम बच्चे को बुला रहे हैं इधर। अप्रूवल लेटर, ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी का, उसके अलावा स्लिप और जो सा मेरा वीज़ा उसके ऊपर एक होता है जो सा विज़िट वीज़ा ना, उसके ऊपर लिखा विज़िट पास सोशल के ऊपर लिखा था 30 डेज़, वो विज़िट पास में कंसिडर होता है। ये मेरा विज़िट पास प्रोफेशनल का मतलब क्या है? ये किसी प्रोफेशन के लिए उधर जा रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडेंट जो ख्वाहिश रखते हैं दिल में मलेशिया एजुकेशन हासिल करने के लिए और उनका विज़िट वीज़ा जो है, स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड हुआ है मलेशियन जो है वो एम्बेसी की जानिब से, लेकिन यहाँ से उनको जो है वो ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा। यकीनन इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज़ जो भी रिक्वायरमेंट है इनकी, उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होंगे, जिसकी वजह से FIA इमिग्रेशन की जानिब से जो है वो इनको ऑफलोड भी किया गया है और एक दफ़ा जो है वो बोर्डिंग जारी नहीं की गई है। लेकिन अब ये उम्मीद रखते हैं, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन डेस्क जो है वो कायम किया गया FIA की जानिब से और अब यकीनन ये वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो हासिल करेंगे और डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करेंगे, उसके बाद टिकट करवाएंगे और उसके बाद ट्रैवल करेंगे। प्रोग्राम में मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। बिल्कुल जी, हम पहुंचे हैं इस वक्त डायरेक्टर FIA लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड अली ज़ैद साहब के पास। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली भाई मुझे बताइएगा, बहुत सी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि लोगों के पास, मुसाफिरों के पास ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद और डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद FIA इमिग्रेशन जो है उनको ऑफलोड कर रहा है। क्या माजरा है, वाकई हो रहा है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं बहुत ज़्यादा दे चुका हूं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन बताना चाहता हूं कि जिस ऑफलोडिंग फिगर की बात की जाती है, ये अगर हमारे इस साल इस मुल्क से तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं इस मुल्क में आए और इस मुल्क से बाहर गए, और तकरीबन इस जो हाफ इसका पोर्शन है वो इस मुल्क में से जाने वाले लोगों का है, तो लेस दैन 0.6% ऐसे लोगों की शरह है जिनको मुख्तलिफ वजूहात की बना पे, चाहे वो टेक्निकल हुआ, कोई इमिग्रेशन होने के बाद फ़्लाइट कैंसिल हो गई, या उनके पास NOC नहीं थी, सरकारी ऑफिसर थे, या किसी अपनी फैमिली वजूहात की बना पे इमिग्रेशन लेने के बाद वो बोर्डिंग से वापस आए, या इस तरह की बहुत सारी वजूहात के साथ साथ बाशमूल वो वजूहात जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे उनको ऑफलोड किया गया और या उनको जाने से रोका गया। और इसके साथ साथ उसमें ऐसे लोग भी थे जो विज़िट के पर्पज़ के लिए जा रहे थे या वर्क के पर्पज़ के लिए जा रहे थे, ये चीज़ थी। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट किया जा रहा है कि जैसे हर दूसरे बंदे को जो है जाने से रोका जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने खुद भी देखा होगा, आपने विजिट किया हमारे ऑफिस, आपने लोगों से भी खुद इंटरेक्ट किया होगा। सो लिहाजा जो जायज़ और लेजिटिमेट जाने वाले लोग हैं अपने जायज़ डॉक्यूमेंट के साथ, उनको बिल्कुल रोका नहीं जा रहा। हाँ, एक स्क्रूटनी का प्रोसेस है, उसकी वजूहात हैं। हमारे तकरीबन इस साल 55,000 लोग हैं जो दूसरे मुल्कों से डिपोर्ट हुए, वो यहाँ से वैलिड वीज़ास पे गए, लेकिन वहाँ जाके वहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत उनके पास पेपर्स नहीं थे या और किसी से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाए गए, लिहाजा उनको वहाँ से भेज दिया गया। सो एक स्क्रूटनी का अमल होता है जिसके ज़रिए ऐसे लोगों को जाने से रोका जाता है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, या वीज़ा के साथ साथ जो बाकी उनकी होटल बुकिंग्स हैं या वर्क परमिट की ऑथेंटिकेशन है, या हमारे रिस्क प्रोफाइलिंग के तहत कोई हमारे पास ऐसी इंडिकेशंस होती हैं और हम रीजंस वो लिखते हैं जिसके तहत फिर उनको वहाँ से जाने से उनको मज़ीद गाइड किया जाता है, रोका जाता है। क्या शक की बुनियाद पर ऑफलोड करना जायज़ है? किसी भी कानून के तहत इस तरह का कभी हमने देखा नहीं कि किसी भी ममालिक में इस तरह हुआ हो कि उसको शक की बुना पर जो है वो ऑफलोड कर दिया जाए, कि इसमें कोई रीज़न होती है ऑफलोड करने की, कोई वजह होती है? सबसे पहले तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि पहली बात तो ये कि मैं आपसे एक फ़िगर शेयर करूँगा। हमारा एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में हमारे विजिटर्स इस साल तकरीबन 12,000 हमारे ऐसे लोग गए, जिसमें से 88% वो लोग वो थे जो कि विज़िट वीज़ा पे गए, और बाकी 4% तकरीबन वर्क परमिट पे गए, और बाकी भी बिज़नेस इस तरह के टूरिज़म वीज़ा पे गए। उसमें से 79% लोग वापस नहीं आए, उन्होंने ओवरस्टे कर लिया। सो मकसद ये होता है वो वहाँ जाके उन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग की, सर्टन ये स्कैमिंग के मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, वहाँ जाके स्कैमिंग के लोगों में ट्रैप हो गए, ह्यूमन स्मगलर्स उनको ले गए और वहाँ जाके फंस के उनकी वीडियोज़ आ रही होती हैं। तो कई बार ऐसे लोग जो जा रहे होते हैं उनको भी अंदाज़ा नहीं होता कि किस जगह जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की शक के बुनियादों पर बंदे को जाने से रोकना, कतन ऐसा नहीं है। इसके पीछे पूरी एक रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, रिस्क असेसमेंट होती है, इनकी तमाम रीजन एक परफॉर्मर के ऊपर रिकॉर्ड की जाती हैं और लोगों को वहाँ बताई जाती हैं। हमारे जो काउंटर ऑपरेटर्स हैं, प्रॉपर उनकी एक ट्रेनिंग, उनका एक एक्सपीरियंस है। रफली हमारा एक काउंटर ऑपरेटर एक दिन में डिजिटली एविडेंस है कि वो तकरीबन एट एन एवरेज 300 लोगों को वो इमिग्रेशन करता है एक शिफ्ट के अंदर। दिस इज़ एन एवरेज, बाद लोग 550 भी करते हैं। सो आप देखें कि वो इस तरह का एक्सपीरियंस उनके पास है कि उनके पास एक प्रॉपर पीछे एक डाटा बैंक होता है, प्रॉपर हमारे पास डिजिटली सारे प्रूफ होते हैं लोगों की मूवमेंट के बारे में। फिर एक असेसमेंट के ऊपर डेफिनेटली एक कॉल की जाती है और देखा जाता है कि ऐसी कौन सी कमी बेची है जिस पर सख्त फैसला लिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा किन कंट्रीज़ के विजिटर्स को जो है वो रोका जा रहा है और किस एज के जो बच्चे हैं, यकीनन नौजवान अक्सर आप जिस तरह बता रहे हैं कि वो वापस नहीं आते हैं और वहाँ जाके उनको शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और मुझे साथ ही साथ ये भी बताइएगा कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट साथ होने चाहिए जब आप सफ़र कर रहे होते हैं? देखिए, 2 जोन्स हैं जहाँ पे इस वक्त में चैलेंज का सामना करना पड़ा है। एक तो जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कहते हैं, जहाँ पे इस वक्त में 15 से 18,000 पाकिस्तानी जो हैं वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स में, मुख्तलिफ ऐसी कंपनियों में भी हैं। पिछले दिनों वहाँ की लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने रेड भी किया, वहाँ तक पाकिस्तानियों को 170 पाकिस्तानियों को वहाँ से आज़ाद भी कराया गया। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। टोटल 400 के करीब ऐसे लोग पिछले 2 सालों में वहाँ से डिपोर्ट किए गए, जिनको वहाँ पे इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया, वहाँ हमारी मैसेज निकाला। दूसरा जो जोन है वो है लोग यूरोप का झांसा देके आपको मिडल ईस्ट ममालिक में ले जाते हैं, एक ट्रांजिट कंट्रीज वहाँ पे ले जाते हैं और वहाँ पे किसी विजिट की वीज़ा के तरीके पे या किसी वर्क के वहाँ पे कोई ऐसी कंपनीज क्रिएट करवा लेते हैं जो आपको वर्क परमिट जो है वो खुद ही सारा उन्होंने सेटअप एक मिल के किया होता है, वहाँ से ऐसे वीज़ा क्रिएट करते हैं और आपको बताया भी ये जाता है लोगों को कि जी कुछ ऐसा आपको 6 महीने यहाँ नौकरी करवाएंगे, फिर आपको किसी और कंट्री का वीज़ा दिलवाएंगे, फिर वहाँ से किसी और कंट्री का दिलवाएंगे क्योंकि पाकिस्तान से वहाँ का वीज़ा मिलता नहीं है। ऐसे ट्रैप करके 15 लाख से लेके 45-50 लाख तक की अमाउंट इन लोगों से ली जाती है
और फेजेस में ली जाती है और इनको वहाँ बुलाया जाता है, वहाँ जाके इनको ट्रैप कर दिया जाता है। अक्सर औकात इनके पासपोर्ट्स ले लिए जाते हैं या इनको आज़ाद छोड़ दिया जाता है। बेचारे वहाँ पे बिल्कुल जो है वो या फिर क्राइम में मजबूरन इन्वॉल्व होना पड़ता है या बैगरी में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको पता होना चाहिए आप कहाँ किस काम के लिए जा रहे हैं और वहाँ वाकई आपको कोई ओरियन तो नहीं कर रहा। हमारे यंग 18 से 25-28 साल उम्र के बच्चों के सामने बताया एज ब्रैकेट लोगों को ये ल्योर करते हैं, बेसिक कंप्यूटर लिटरेट होते हैं, उन्हें कहते हैं जी आपको हम टूरिज़्म के लिए किसी एक्स कंट्री में ले जाएंगे, वहाँ पे आपको हम यहाँ से विजिट के लिए जाएंगे, वहाँ आपको वर्क परमिट दिलवा देंगे और आप वहाँ पे रेगुलर हो जाएंगे। ये झांसा एक तरफ देते हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्री में एंट्री कराने के लिए ये लीबिया, ग्रीस और इस तरफ जो हमारे बाज़ ममालिक हैं सी साइड पर जो हमारा एक एंड बनता है साइप्रस वगैरह का, यहाँ के मुल्कों तक इनडायरेक्टली जाने के लिए बीच में ट्रांजिट कंट्री का इंतखाब करते हैं और वहाँ तक आपको मुख्तलिफ तरह के हीले बहाने से लेके जाते हैं और अल्टीमेटली पीछे बहुत सारे पैसे उन्होंने लिए होते हैं और मिडवे में जब ये फंसा देते हैं आपको तो फिर वो फैमिलीज बेचारी मजबूर हो जाती हैं बाकी मानदा पैसे दे के इनको आगे तक ले जाने के लिए। जो गरीब शहरी है जिसने अपना वीज़ा लगवाया है, अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो एक एजेंट को दे दी है, क्या हम उस एजेंट को नहीं पकड़ते या कामयाबी नहीं मिल पाती या एजेंट जो है वो पाकिस्तान में होते ही नहीं है कि बाहर के मुल्क जो है वो एजेंटी कर रहे हैं और यहाँ से वीज़ा जो है बाहर से ही भेजते हैं और यहाँ से ट्रैवल करवा देते हैं। उसका क्या कसूर है जिसने पैसे देकर वीज़ा लिया और जेन्युइन वीज़ा लिया उसको आप लोगों ने ऑफलोड कर दिया? पहली बात तो आपने ये की कि इनके खिलाफ एक्शन क्या होता है। इस वक्त सिर्फ लाहौर के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में तकरीबन 1000 FIR और 4000 इंक्वायरी यानी 5000 ऐसे क्रिमिनल केसेस स्टार्ट किए गए जो इन लोगों के खिलाफ हुआ। उसका सदबाब ये हुआ कि अब तक सिर्फ हमारी पिछले 4 महीने हमने इंक्वायरी में 190 मिलियन के करीब लोगों को उनके पैसे रिकवर करवा के दिए हमने। ये होगी पहली बात कि क्रिमिनल एक्शन इनके खिलाफ होता है। दूसरी बात आपने की, वाकई ये बात दुरुस्त है, बहुत सारी जगहों से रिक्रूटमेंट ऐसे हो रही है कि एजेंट्स अब पाकिस्तान में नहीं है, डिफरेंट नामों से ऑपरेट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे जाने वाले इन भोले लोगों को उनके एक्चुअल नाम भी पता नहीं होते हैं। वो ऑनलाइन से पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं और जब ये फंस जाते हैं या वो इन्हें धोखा देके भाग जाते हैं या धोखा दे किसी मुल्क में फंसा देते हैं तो उस सूरत में बेचारे फिर दोबारा हमारे जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल है वहाँ पे आ रहे होते हैं। तीसरी बात आपकी बहुत अहम है कि एक बंदे ने अगर पैसे लगाए और बाहर जाया था, वैलिड वीज़ा था, उसको क्यों रोका गया? पहली बात तो आप ये चीज़ में रखिए, जहन में रखिए कि हम बार बार वैलिड वीज़ा कहते हैं, वो तो एक चीज़ है। बहुत सारे मुल्क अपना वैलिड वीज़ा देते हैं पर अपने मुल्क में एंट्री डिनाई करके लोगों को वापस भेज देते हैं। बहुत सारे केसेस में हमारे सामने इशूज़ आ रहे हैं, बहुत स्टडी वीज़ा ऐसे दिए जा रहे हैं कि वहाँ के मुल्क स्टडी वीज़ा दे रहे हैं पर लोगों को एंट्री नहीं देते हैं। पैसे भी बच्चों ने बेचारों ने 4-6 हज़ार डॉलर जमा करा दिए होते हैं, हम उनको भेज देते हैं यहाँ से, वहाँ से वो कंट्री वापस भेज देती हैं उनको विदाउट नेमिंग। आई कैन टेल यू लॉट ऑफ केस स्टडीज़ एज वेल। अब उसमें ये होता है कि वीज़ा के साथ साथ आपके पास अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो वो अक्सर मुल्क डिमांड करते हैं अपने इंटरनेशनल इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत कि आपके पास वहाँ पे होटल स्टे हो, वहाँ पे आपके पास कैश हो, क्योंकि वो भी मुल्क नहीं चाहते कि उनके मुल्क में कोई ऐसा बंदा आए जो वहाँ से इलीगली कहीं और जाए। सो उन्होंने भी सर्टन चेक्स एंड पैरामीटर्स रखे हुए हैं। वो भी जज करते हैं कि बंदा यहाँ टूरिज़्म के लिए आए तो क्या किसी होटल की बुकिंग है, होटल में नहीं ठहरा तो किसी रिलेटिव की तरफ ठहर रहा है, रिलेटिव की तरफ नहीं ठहरा, कोई पैसे हैं जेब में कि आके बुकिंग कर लेगा। सो यही चीज़ें फिर हमारे तक भी कम्युनिकेट होती हैं और इन चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। वीज़ा के साथ साथ बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, आपकी डिग्रीज़, आपकी चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे तो यहाँ से तो हम रोक के गाइड करके फिर भेज सकते हैं। वो ममालिक जब डिपोर्ट करेंगे और उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी अटैच कर देंगे तो एयरलाइन को भी फ़ाइन करते हैं और उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग जिनमें 5-5 साल की पाबंदी लग जाती है और दोबारा फ्लाई नहीं कर सकते वो। अच्छा अली साहब, ये भी बताइएगा, सऊदी हुकूमत की जानिब से बहुत से शहरियों को वीज़ा जारी कर दिया जाता है, सपोज़ ड्राइवर का वीज़ा है, लेकिन यहाँ पर उनको लाहौर एयरपोर्ट समेत पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर रोक लिया जाता है। उनके पास अगर पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इस हवाले से भी वजाहत कीजिएगा, क्या वाकई रोक लिया जाता है या ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है? अगर एक हुकूमत की जानिब से उनको वीज़ा दे दिया गया और वेरिफिकेशन नहीं की गई कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का लाइसेंस नहीं, उनको उनकी कंट्री का लाइसेंस चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी जो इमिग्रेशन वाले हैं वो उनको एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं और उनको ट्रैवल नहीं करने देते। इस हवाले से भी वजाहत कीजिए कि जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होती हैं अक्सर वो रिएक्टिव होती हैं, प्रोएक्टिव नहीं होती हैं। वो रिएक्शन होता है किसी ऐसी चीज़ का जो चीज़ कहीं ना कहीं से आपको कम्युनिकेट की जाती है, उसकी बेस के ऊपर फिर आगे फर्दर पॉलिसी मेकिंग की जा सकती है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नॉर्मल लॉ इन्फोर्समेंट तो आप प्रोएक्टिव होते हैं ना, इमिग्रेशन पॉलिसी में आप उन गिले शिकों को भी एड्रेस करते हैं जो बाहर के मालिक आपको दे रहे होते हैं। सो इट्स मोर ऑफ अ रिएक्टिव अप्रोच। तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहे हमारा वहाँ एडमिटेड है कि नहीं, वो इस चीज़ की सर्टिफिकेशन तो है ना कि ये बंदा यहाँ गाड़ी चलाना जानता है। आप सोचें कि इस कोटे पर जब ऐसा पाकिस्तानी चला जाएगा बाहर जो वो काम जानता ही नहीं है, जहाँ उसको बुलाया जा रहा है, जो काम उससे जाते ही लिया जाएगा, चाहे लाइसेंस वो बनवा के देंगे, बट अगर उसको किसी गाड़ी की अली बेपे का नहीं पता, तो आप सोचिए कि हम अपने जो एक हमारी लेबर जब एक्सपोर्ट
कर रहे हैं, जिससे हमें रेमिटेंस आना है, हम अपना काम कहाँ लेके जाएंगे? अपनी फैमिलीज़ को पूछिएगा। बहुत ऑफ आपके फैमिलीज जो बाहर काम करते हैं वो आपसे कहेंगे यार पाकिस्तानी आ जाते हैं, उनको काम तो यहाँ उतना स्किल से आता नहीं है। सो आप सोचे कि देन दोज पीपल रिजॉर्ट टू गेटिंग पीपल फ्रॉम सम अदर सच लाइक कंट्रीज, जो हमारी और इस तरह की एशियन कंट्रीज़ हैं, उन लोगों से वो लेबर लेना शुरू कर देते हैं। सो ये एक फ़िल्टर हमारे इस पर बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है मिनिस्ट्रीज़ की, आपस में सीनियर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, और ये चीज़ एडमिट की गई है कि वहाँ जाकर तो उसको लाइसेंस अपना जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन यहाँ से कम उस स्किल की सर्टिफिकेशन तो हो। और ये स्किल की सर्टिफिकेशन सिर्फ ड्राइविंग की हद तक नहीं होनी चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रिशियन का काम जानता है, मैकेनिक जानता है, सिविल इंजीनियर जानता है, कुकिंग जानता है, सो उसको टेवटा, नेवटेक और ऐसे किसी भी प्राइवेट इदारे की जहाँ वो सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि ये चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जब लोग हमारे बाहर जाएं तो स्किल्ड लेबर जाएं। हाँ, जहाँ जनरल पब्लिक की बात आती है, बाज़ का मेसनरी और जनरल लेबर की बात आती है, जनरल लेबर मंगवाए जाते हैं, सो भी एक कैटेगरी होती है, उसमें इन चीज़ों को चेक नहीं किया जाता। अगर कोई प्लम्बर है या कोई मैकेनिकल चीज़ के लिए जा रहे हैं या कुकिंग के लिए जा रहा है, तो उसका जो प्राइवेट सर्टिफिकेट होगा उसकी वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी? अक्सर औकात लोग जो है वो अपने रेफरेंस बेस पर इस तरह के सर्टिफिकेशन जो है वो हासिल कर लेते हैं, उसके बाद ट्रैवल कर लेते हैं। इस हवाले से क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरह ट्रैकिंग की जाएगी? और जो प्राइवेट अदारे हैं उनको भी चेक किया जाएगा कि क्या वो किसी जानने वाले को तो नहीं सर्टिफिकेट दे रहे हैं? सबसे पहले तो उसका पूरा मैक्सिमम प्लेस है, क्योंकि जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं वो जॉब जब ये लाते हैं तो इस वक्त तकरीबन 2071 के हमारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं। ये सारे के सारे रजिस्टर होते हैं। ओवरसीज़ जो हमारी मिनिस्ट्री है, जिसमें हमारे जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, जो उनके प्रोटेक्ट उन पर रजिस्टर होते हैं, वो तकरीबन जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है या इमिग्रेंट्स है, वो 45 से 65 दिन लेती है सारे प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए। सो दे डू वेरीफाई इट। तो जब वो उसके बाद जब इसको वर्क परमिट लगाते हैं, तो वो जो इन्होंने सर्टिफिकेट जमा किए होते हैं, जो अपने क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया जमा किए होते हैं, वो वैल्यू उसको वेरीफाई कर लेते हैं, और उनके पास इवन इंटरव्यू करने का इख्तियार है, इंटरव्यू भी करते हैं लोगों को। तो जब वो चीज़ें सारी कर लेते हैं, वो एट लेंथ हमसे इमिग्रेशन से पहले काम हो चुका होता है। इसमें सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया आपको, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर रहते हुए, क्योंकि बाज़ लोग अपनी जॉब्स डायरेक्ट मंगवा लेते हैं, वो इस प्रमोटर के जरिए नहीं होता, वो अपने जैसे आपने जानने वालों के जरिए कहा किसी का काम है, वो जॉब्स मंगवाते हैं। तो जब वो ओवरसीज़ प्रमोटर के पास जाते हैं, या वो ओवरसीज़ हमारे जो प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट का जो ऑफिस होता है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे वेरीफाई उन चीज़ों को भी किया जाता है, और उनके लिए हैसल नहीं क्रिएट की जाती। बड़े बेसिक से क्वेश्चंस बड़ी बेसिक से किया जाता है, और ये प्रोसेस चल रहा है। सिर्फ इस साल तकरीबन 7 लाख के करीब वर्कर्स जो हैं पाकिस्तान से बाहर गए हैं नौकरी करने के लिए, और अभी भी 9 लाख ऐसे वर्कर्स हैं जिनके स्किल सेट के साथ उन्होंने अप्लाई किया हुआ, ब्यूरो की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहीं से इन लोगों को पिक किया जाता है। सो लिहाजा देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस कि कम से कम जब आप एक स्किल्ड लेवल बाहर भेजते हैं तो वो ज़्यादा वेल पेड होती है। जब हमारे स्किल्ड लोग बाहर जाएंगे, दे विल बी वेल पेड, दे विल बी बेटर पेड देन दोज जो बिल्कुल किसी काम के बगैर यहाँ से जाते हैं। तो पूरा प्रोसेस है, और पूरा प्रोसेस पब्लिक की क्लीयरेंस के लिए यहाँ पे रखा गया है। अली साहब, ये भी बता दीजिएगा, जो मालूमात, एक नंबर आप लोगों ने कहा है, एक टोल फ्री नंबर है जिस पर रब्ता किया जा सकता है, उनको अगर वो कॉल करते हैं फॉर एग्जांपल पंजाब की किसी भी सिटी से, तो उनको कहा जाता है कि आप दफ्तर में तशरीफ़ लेकर आएँ, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। देखिए ना, जब आपके पास एक सप्लाई एंड डिमांड का मैकेनिज्म है, हमने 3 दिन पहले स्टार्ट किया और 650-700 से ज़्यादा लोग अब तक इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हम वहाँ लोगों को मालूमात भी दे रहे हैं, और जहाँ वेरिफिकेशन या उनके डाउट पड़ते हैं तो हम उनको उनके करीबी दफ्तर का रब्ता का भी कहते हैं। इसमें एक अगली एडवांसमेंट हो रही है इंशाल्लाह जनवरी एंड तक या फरवरी तक। हमारा हेडक्वार्टर इस पर एक AI बेस्ड इस पर एक ऐप बना रहा है, जिसमें लोग 48 to 70 आवर्स पहले अपना डाटा फीड इन कर दिया करेंगे, और उनको तमाम मालूमात, बल्कि उनकी बोर्डिंग तक जिसे इमिग्रेशन क्लियरेंस कहते हैं, वो भी होकर उनको बार कोड मिल जाया करेगा। जब वो हमारे इमिग्रेशन काउंटर पर आएंगे, बार कोड स्कैन होगा, उनके ऑटोमेटिकली उनका नाम सामने आ जाएगा, और आप यूँ समझें कि 70 to 80% डिटेल्स उनकी प्री वेरीफाइड होंगी। लास्ट 1 नॉट जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी वहाँ पर करके स्टैम्प किया जाएगा, वो ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा, और इंशाल्लाह इस तरह से हमारी कोशिश है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। बट इसके साथ साथ आप ये भी जहन में रखिए कि इवन आज जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आज भी हमने एक ऐसा लड़का पकड़ा जो अपने भाई के डॉक्यूमेंट्स पे बाहर स्पेन जाना चाह रहा था, और पकड़ा गया, फौज डॉक्यूमेंट पे जा रहा था। सिमिलर लुकिंग ब्रदर्स थे। ऐसे अब तक 250 केसेस पूरे मुल्क में हम पकड़ चुके हैं। सो देखें, कहीं ना कहीं हमने ये भी देखना है कि अगर ये फौज डॉक्यूमेंट में लोग बाहर चले जाएंगे और बाहर पकड़े जाएंगे, तो आप सोचें हमारे मुल्क के लिए कितनी मौकरी बनेगी, कितना एम्बेरसमेंट का बाइस बनेगा, और किस तरह का नाम हम कैरी करेंगे। कुछ शिकायत यकीनन आपके पास भी आती होंगी और हमें भी सुनने को मिलती हैं, और दीगर जो शहरी उनकी ज़ुबानी, वो कहते हैं कि जी हमें FIA ने जाने दिया, एक दफ़ा ऑफलोड कर दिया, अगली दफ़ा हमने उनको थोड़े से पैसे दिए, उन्होंने जाने दिया। पहली बात देखें जी, जो महकमा है वो अपनी इंट्रोस्पेक्शन करता है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करता है। हमने ऐसे केसेस पकड़े हैं कि इसी पैनिक का फ़ायदा उठा के लोगों ने FIA के नाम पे पैसे लेने की कोशिश की कि जी अगर आप चले गए तो पैसे हमारे, और FIA के, और ना गए तो पैसे वापस।
हमने लोग अरेस्ट किए जिन्होंने FIA के नाम पे पैसे लिए, अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफ़र हुए, हमने वो लड़के पकड़े, उनको अरेस्ट किया। सो खुदारा मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि आप किसी को FIA के नाम पे पैसे ना दें। अगर आपको लगता है कि आप अनजस्टिफाइड आपको जाने से रोका गया है, आप वहाँ पे DD इमिग्रेशन होते हैं, हर एयरपोर्ट पे उनको मिल सकते हैं, खासकर लाहौर में हमेशा हाजिर होते हैं। मैं अपने ऑफिस में हूँ, हमने इंफॉर्मेशन डेस्क बना दी, आप शिकायत हमें कीजिए, आपकी हर तरह से दादरसी होगी। हमने इवन लोगों को यहाँ तक भी सपोर्ट करके दिया जहाँ हमें लगा कि बेचारा कोई चीज़ अपनी ऐसी है जो कि गैर दानिस्ता तौर पर पूरी नहीं कर पाया, हमने इवन एयरलाइन वालों से भी कोऑपरेट करके हमने उनको अकोमोडेट करने की बियॉन्ड द मैंडेट भी कोशिश की हमने। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि सिफारिश ढूंढना, आप बेफिक्र होकर आइए। जो बंदा भी लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स के साथ और लेजिटिमेट पर्पस के साथ ट्रैवल करना चाहता है, आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि FIA लाहौर में किसी भी आप इमिग्रेशन में जाके एक कांस्टेबल भी अगर मेरा आपको गैर रस्मी तौर पे भी कह दे कि हम कि मैं एज अ डायरेक्टर या मेरा डिप्टी डायरेक्टर हम प्रोटोकॉल को प्रमोट करते हैं, तो आप मुझसे मत पूछिएगा, आप ये चीज़ खुद नशर कीजिएगा। हमने जो प्रोटोकॉल होता था उसको मिनिमम कर दिया है, हम वो प्रोटोकॉल मैक्सिमम कर रहे हैं तमाम लोगों के लिए, किसी ज़ात से हट के हम लोगों पर जा रहे हैं। अब FIA के अफराद आपको लाइनों में लग के VIP लोगों का प्रोटोकॉल करते या उनका इंतज़ार करते नज़र नहीं आएंगे, और ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, आप चाहें तो इसे चेक कीजिएगा। सो आप बेफिक्र होके आएँ, आप बेधड़क होके आएँ, आपका हक है बाहर जाना, हम आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। आप जायज़ जा रहे हैं तो सबसे आखिरी सलाम आपको एयरपोर्ट पे FIA करेगा, और अगर आप इस मुल्क में खैर खाही के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहला जो सलाम है, खुशामदीद है, वो भी आपको FIA का एहलकार करेगा। ये वो पहला और आखिरी ह्यूमन इंटरेक्शन है। इसके बाद स्कैनर से बेशक आप गुजरेंगे, लेकिन ये सरकारी तौर पे वो इंटरेक्शन है जिसमें आपकी वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, और वो सेहरा, वो प्राइड FIA इमिग्रेशन को जाता है, और इंशाल्लाह विल कीप अप दैट प्राइड। आज के प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दी है, और हमने कोशिश की कि ऑफलोडिंग के हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं, ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, उसकी वजाहत की जाए और उस वास्ते शहरियों को अवेयरनेस दी जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।